नमस्ते। ऐसे नमस्ते अमूमन मैं नहीं करता, लेकिन ये सच है कि इन 3 हफ्तों की जो मेरी गैर हाजिरी जो रही है, उसने बहुत सारी चीज़ें मेरे पर्सनल लेवल पे मैं आपसे सिर्फ 10-15 सेकेंड चाहूँगा, क्योंकि तमाम सारे लोगों ने तमाम सारी चीज़ें पूछी कि कहाँ चले गए, क्या हुआ। कुछ लोगों को पता चला, मैंने खुद चीज़ें कुछ सोशल मीडिया में डाली। जहाँ कोविड के लपेटे में मैं आया, अस्पताल तक जाना पड़ा, लेकिन तमाम आपकी दुआएं, तमाम आपकी शुभकामनाओं ने सब कुछ ठीक किया। और ठीक करने के बाद मैं पिछले हफ्ते घर वापस आ गया था। तमाम कोशिशों के साथ मैं आपके पास एक बार फिर से मौजूद हूँ। एनर्जी वही पुरानी है, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ। कोशिश करूँगा कि अभी जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ, आपके साथ किसानों के उन तमाम मुद्दों को लेकर जो मैं देखता रहा, हॉस्पिटल के बेड पे चाहे पड़ा रहा हूँ और चाहे घर पे आने के बाद टेलीविज़न के पर्दे पे मुझे तमाम सारे वो सवाल दिख रहे, तो मुझे अपनी डिबेट्स याद आ रही थी। वो डिबेट्स भी याद आ रही थी जो मैंने कैनॉट प्लेस के अपने भैया जी कहीम के पूरे आंदोलन में करी हैं। लेकिन इन तमाम सारी बातों के से पहले मैं इस मंच से डॉक्टर्स को और वो तमाम सारे कर्मचारी जो हॉस्पिटल्स में लगे हैं, उनको एक सैल्यूट और उनको तमाम सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे काम किया है, लेकिन आज एक खबर जरूर ब्रिटेन से आई, वो थोड़ा और चिंतित करने वाली है। लेकिन हाँ, मेरा रुख आज जो है बातचीत करने का है, जो मैं जिक्र कर रहा था, और वो ये था कि अस्पताल में लेटे हुए तमाम कृषि आंदोलन को देख रहा था, तमाम बिल के प्रोटेस्ट को देख रहा था, फार्मर्स को देख रहा था। और आप जानना चाहेंगे कि मेरा रुख क्या है। इस मुल्क में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह दे खड़े होके कि वो किसानों के खिलाफ है। अगर वो ये कहता है तो यकीन मानिए, वो ये कहता है तो कहीं ना कहीं वो अपने जहन को टटोल नहीं पाया या समझ नहीं पाया। इस मुल्क में किसान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, और जो ये सोचना भी बड़ी बेईमानी लगती है। बहरहाल, दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। आज 26वां दिन है। इस दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। केंद्र सरकार ने हर बार किसान को ये भरोसा दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी किसानों के लिए फायदेमंद बताया गया, लेकिन किसान तीनों कृषि सुधार कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। आज हमारे कुछ सवाल हैं जिन पे हम बहस या कहें कि बातचीत शुरू करना चाहते हैं। पूरे देश के किसानों का मूड जानने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने एक सर्वे कराया, जिसको आप सर्वे सुबह से देख रहे हैं। लेकिन मैं इस सर्वे पे जरूर रहूंगा, लेकिन इसके जिस्ट को, इसके सवालों को जरूर लेके आना चाहूंगा। इस सर्वे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसान शरीक हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के इस सर्वे में 22 राज्यों, यानी एक तरह से पूरे देश के किसान शामिल हैं। एक सवाल आप जरूर मुझसे पूछना चाहेंगे, अब बेहद ईमानदारी से मैं उसको आपके सामने भी कहना चाहूंगा। आप ये जानना चाहेंगे कि सर्वे में कितने किसान शरीक थे। अगर ये बात मैं नहीं कहता तो भैया जी कहीं में बात बनती नहीं। बात दरअसल तभी बनती है कि कितने किसान इसमें शरीक रहे होंगे। यह सवाल मैंने आते ही सबसे पहले अपने प्रोड्यूसर से पूछा, अपने तमाम सारे उन लोगों से पूछा जो जिम्मेदार लोग हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो सच तो यह है कि सबसे बड़ा सर्वे तो इस देश में चुनाव होता है, उससे बड़ा तो कोई सर्वे होता नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो आज किसानों के बारे में बहस करनी है और किसानों से जुड़े सवालों को उठाना है। देश के किसानों से यह पूछा गया कि क्या वो कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण के समर्थन में है या नहीं। क्या वो एमएसपी और मंडियों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन से संतुष्ट हैं या नहीं। क्या किसान ये जानना चाहते हैं और वो जानते हैं जो विपक्षी पार्टियां कृषि कानून का विरोध कर रही हैं, पहले वो उनके समर्थन में थी। वो जानना चाहते हैं कि क्या देश के किसानों को लगता है कि कृषि सुधार कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कृषि सुधारों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने का समय आ गया है। ये एक बड़ा सवाल, और इसी सवाल को लेकर आज हम मौजूद, और हमारे मौजूद जो तमाम मेहमान हैं उनसे जरूर तारुफ कराऊंगा। डॉक्टर के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ एक बार शरीक होने के लिए। हमारे साथ साधना भारती जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। शुक्रिया साधना जी। सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सचिव हैं भारतीय किसान संघ से। कृष्णवीर चौधरी अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज से हमारे साथ मौजूद हैं। और वीएम सिंह जी
तो हमारे साथ मौजूद हैं, संयोजक हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से, और हमारे साथ एक लंबा भारतीय, जहां तक कहना चाहिए वीएम सिंह साहब का है वो रहा है, जो कि कैनॉट प्लेस की डिबेट्स में शरीक होते रहे और किसानों के ऊपर मुद्दा उठाते रहते। मैं सबसे पहला सवाल, मैंने कहा था कि मैं सर्वे से इसके जिस्ट लेना चाहता हूं, इसके सवाल लेना चाहता हूं, और पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था, और बार बार ये जब मैं बीमारी की हालत में भी था, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि क्या वीएम सिंह साहब वक्त नहीं आ गया कि आंदोलन अब बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए और बातचीत की मेज पर आना चाहिए। यह भी एक तरह का अन्याय है कि हमारा कृषक जो है ओस में बैठा रहे, और ओस का मतलब हम और आप, वीएम सिंह साहब, हम और आप बहुत बेहतर समझते हैं, और जिस पैनल में जो किसानी और कृषक समाज को से जुड़े हुए लोग हैं वो भी बेहतर समझते हैं। वीएम सिंह साहब, बाकी मैं लोगों से जानना चाहूंगा। जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पांच जो वार्ताएं हुई है उसके बाद डेडलॉक हुआ है, तो हमने उसके बाद में सरकार से कहा कि एक बीच का रास्ता हम बताते हैं आपको, कि आप कह रहे हैं कि 3 बिल वापस नहीं होंगे, बाकी किसान जो आपसे मिलने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि 3 बिल जब तक वापस आएंगे। हमने एक बीच का रास्ता बताया है, वो रास्ता ये है कि किसान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी खरीद पर, एमएसपी की गारंटी नहीं, खरीद की गारंटी अगर आ जाती है तो तीनों बिल इंफ्लेक्टर्स हो जाते हैं। अगर एपीएमसी एक तरफ आती है, एक तरफ प्राइवेट आती है, अगर प्राइवेट में भी आप एमएसपी से कम नहीं खरीद पाओगे तो एपीएमसी प्राइवेट में बिल खत्म हो जाता है। वन नेशन वन मार्केट के बदले नेशन वन एमएसपी अगर आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आदमी उससे कम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट वाला भी फेल हो जाएगा, तो तीनों बिल भी इंफ्लेक्टर्स हो जाएंगे और किसान का काम भी चल जाएगा। तो किसान आज खरीद उसकी जो हो रही है एमएसपी से बहुत कम हो रही है। 700 रुपये मक्का जा रहा है, जबकि एमएसपी है 1760 रुपया। उसका जो है धान जो है जा रहा है, जबकि रास्ता हमने बताया ये रास्ता आ जाता है तो सब राइट। तो अभी आपके मुताबिक जो बीच का रास्ता है वो भी नहीं निकलता दिख रहा है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो बीच का रास्ता आपके सामने निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, हाँ या ना? अगर सरकार मान जाती है तो हम लोग सब मानने को, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी गाजीपुर में बैठा हूँ, हम लोग मानने को तैयार हैं, पर सरकार कहती है हमें घाटा होगा। हम कह रहे हैं आपको घाटा नहीं होगा, बोले 10-12 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा, करोड़ का फर्क पड़ेगा। हमने कहा नहीं, इतना जो प्राइवेट लोग हमसे खरीदते हैं, एमएसपी तो 6% ली जाती है, जो 94% प्राइवेट लेते हैं वो लूटते हैं, 700 का 2000 में बेचते हैं, उनको घाटा होगा। उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो तो हमें प्रोटेक्शन दो ना एमएसपी का। यही हमारी बात है कि बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट, आपका पॉइंट मुझे मिला, और मैं तमाम सारी शुभकामनाएं भी इस तरह से देना चाहता हूं कि आप बचेंगे और तमाम जो ठंड है उसको काटेंगे किसी तरह ऐसे प्रोटेक्शन के साथ जिससे कि आप सही रहें। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ रुख करना चाहता हूं। जो पूरी डिबेट है इन 26 दिन में वो 2 ही 3 पॉइंट्स पे आकर रुकती है। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, आप सारे लोग इस पूरे 26 दिन में जुड़े रहे हैं, मैं 26 दिन इससे बिल्कुल बाहर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात चीज जो वो रही है वो ये कि एमएसपी को लेकर बात रही है, एश्योरेंस को लेकर बात रही है, प्रधानमंत्री का एश्योरेंस है। लेकिन वो जो बात वीएम सिंह साहब कह रहे हैं कि किसान ये चाहता है कि जो उसकी उपज है, क्योंकि किसान का बेटा ये कहता है कि हम किसानी नहीं करेंगे, किसानी क्यों करें, वो तो घाटे का सौदा है। तो सरकार एश्योरेंस के लेवल पे बार बार ये कह रही कि हम करेंगे, हम एमएसपी को रखेंगे, हम मंडियों को साबित रखेंगे, हम इस बात के लिए तैयार हैं, जो एश्योरेंस हम दे रहे हैं उससे हम नहीं हट रहे हैं। पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने एश्योरेंस है। के जी ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पॉइंट वीपी सिंह साहब कह रहे हैं उस पर कहीं कोई बात बनती हुई नजर आती है बीच के रास्ते पे, या लगता है कि नहीं सरकार को अभी बातचीत के लिए और कई राउंड की जरूरत है? प्रतीक जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको ढेरों बधाई देता हूं। थैंक यू। आप स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटे हैं और यही हम ईश्वर से मनोकामना आपके लिए करते रहे। और बहुत अच्छा लगा आज आप टीवी चैनल पर फिर से डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद। और आगे भी भविष्य ईश्वर आपको दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे। रही बात बीएन सिंह साहब ने अभी बहुत अच्छी बात बोली कि जो बीच का कोई रास्ता, इसमें बातचीत के मसले से निकलना चाहिए, और उन्होंने एक सुझाव भी उसमें रखे। ये सुझाव संभवतः हो सकता है
और ये सुझाव हम से किसान भी भाई भी मानेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा उनका संदेश है। मैं बधाई दूंगा बीएन साहब को। बहुत समझदार किसान नेता हैं, पहले भी कई बार डिबेट कर चुका हूँ। अच्छी बात कही है और यही बातचीत का और यही किसी भी समस्या का समाधान का रास्ता होता है प्रतीक जी, किसी भी आंदोलन का, कि हम बातचीत करें और बातचीत से दोनों पक्ष की समस्याओं को, दोनों पक्ष के विवाद को हम सुने और उसके बीच से हम एक अच्छा रास्ता निकालें। बहुत अच्छी बात बीएन साहब ने कहा कि तीनों बिल भी वो रह जाएं और किसानों की भी जो मन से जो शंकाएं या जो उनके मन के अंदर कुछ भ्रांतियां थी, ये सब भी चीजें 5 दौर 6 दौर की वार्ताओं से दूर हुई हैं। तो और भी हम कोशिश करेंगे। सरकार का भी यही दायित्व है, किसान भाई जो हमारे अन्नदाता हैं, यदि वो ठंड में बैठे हैं तो इसका हमें भी बहुत बड़ा दुःख है। हम तो चाहते थे कि ये और जल्दी होके निपट जाना चाहिए, इसको इस रूप से नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आज मैं तीनों बिल के संदर्भ में अवश्य एक बात कह दूं, प्रतीक भाई, यदि इस पूरे बिल को अच्छे से अध्ययन किया जाए तो इसमें 2 बातें हैं। मैं एक-एक लाइन में खत्म कर देता हूँ। पहला बिल इस बात को कहता है कि किसान भाई जो है वो अपनी फसल मंडियों की अपेक्षा, यदि मंडियों में उनको अच्छे दाम मिलते हैं तो मंडियों में बेचे, नहीं तो एक दूसरा रास्ता भी उनके लिए है कि वो प्राइवेट वो जो है पार्टी को बेच सकता है। एक बिल ये कहता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है और तीसरा बिल जो है उपभोक्ता संरक्षण और उत्पाद संरक्षण का है। तो इन तीनों बिलों में एमएसपी की चर्चा नहीं आती थी। लेकिन किसान भाई की लंबे समय से एमएसपी को लेकर एक लंबी मांग रही है और इस सहारे ही सही, यदि वो कुछ चीजें उसमें तय हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। इसमें कहीं मुझे नहीं लगता, सरकार पहले से आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, सभी वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा है कि एमएसपी हम खत्म नहीं होने देंगे किसी कीमत पर। मंडियों को हम और सशक्त बनाएंगे और बस इतना ही है कि हम जो है, एक बस चलती थी चंडीगढ़ से दिल्ली, हमने वहां एक ट्रेन भी चला दी है साथ में। अब जिनको बस में बैठने की वो हो इच्छा हो बस में बैठ के यात्रा करे, जिनको ट्रेन में बैठ के यात्रा करनी हो ट्रेन में बैठ के यात्रा करे और जिनको जो सुविधा उचित लगे वो करे। तो इसको भी यदि मान्य किया जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। आप ये कहना चाहते हैं, आप ये जो बस और ट्रेन का उदाहरण देना चाहते हैं, इसका मतलब सीधे ये है कि आप वापसी का रुख करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, वापसी का रुख करना चाहिए, यही तो कह रहे हैं आप? इसका मतलब यही हुआ? नहीं, मैंने प्रतीक भाई ये कहा, इस कानूनों में जो 3 कानून मैंने 3 लाइन में आपको बताया, उस कानून का जो आशय था शुरू का, जो यहाँ भ्रम था, वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल ठीक है कि एक बस चलती थी, हमने एक ट्रेन भी चला दिया और हमने कहा कि आप जो है बस में बैठना चाहें, मतलब आप मंडी में बेचना चाहें तो मंडी में आप बेचें, प्राइवेट को बेचना चाहें प्राइवेट को बेचें, आपको जहां सुविधा लगती है वो बेचें। तो हमारा ये रोल था और बहुत अच्छी बात बीएन साहब ने कही है, मैं समझता हूं उसको। सौरभ, आई एम कमिंग टू यू। ऑफ कोर्स मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सौरभ, आप ही का सवाल है, आप ही का टेक है, लेकिन वीएम सिंह साहब को जोड़ना चाह रहे थे। वीएम सिंह साहब, आप जोड़ दीजिए। मैं केवल एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि आपने ट्रेन और बस की बात कही, ये मुकाबला नहीं है भाई। हमारा कहना है कि आज तक प्राइवेट ट्रेडर्स को आपने प्रोटेक्शन दी थी एक्ट के तहत, आप उनको ले आए हैं। अब आप केवल इतना कर देंगे और प्राइवेट प्लेयर्स जो आएंगे वो हमसे एमएसपी से कम नहीं खरीदेंगे, बस। हम और नहीं चाहते। 94% ट्रेडर्स खरीदते हैं। आज हमारा मक्की जो है 700 के बदले 1760 के बदले 700 में ली है, 800-900 का धान जा रहा है। हम वही चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को आपने रेगुलाइज कर दिया इन एक्ट के थ्रू, उनको आपने किसान भी बना दिया, एफपीओ भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, आपने परमिशन दे दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है दीजिए। पर अडानी ले अंबानी ले कोई भी खरीदे हमसे, पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम ना खरीद पाए, वरना वो फौजदारी का मुकदमा उनके खिलाफ होगा। बस यही चाहते हैं। बस वीएम सिंह साहब, एक सवाल ये भी था कि जब आप, मैं ऑफ कोर्स मैं सौरभ आप ही के पास हूं, मैं अपना सवाल बाद में कर लेता हूं, सौरभ आपके पास ही रहे। जब हम सर्वे कर रहे थे उसमें एक सवाल आया, सौरभ मैं आप ही के पास हूं, ये सवाल भी रख रहा हूं, और वो ये कि क्या आपको लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है? ये सवाल मैं फिर से रख देता हूं, क्या आपको लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है? 49% लोगों ने कहा हां। सौरभ, 49% ने सिर्फ कहा कि हां, यानी एक बड़ा प्रतिशत ऐसा था जिन्होंने कहा कि हां कहा 49 ने, 33% ने कहा कि नहीं,
और 19% ये तय नहीं कर पाए कि ये राजनीति से प्रेरित है या नहीं। अब सवाल ये है कि ये सर्वे के इस सवाल से भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात तो दिमाग में है कि राजनीति से जो तमाम सारे सवाल उठ रहे थे वो कहीं ना कहीं एक कोई आंदोलन था जो खड़ा किया। अब वो किसानों के पक्ष में कितना जायज होगा और कितनी आप मांग करके उनको दिला पाएंगे, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जब सरकार कहती है कि वीएम सिंह साहब या उनके प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि वीएम सिंह साहब बात बहुत अच्छी कह रहे हैं, हम उनकी बात को सुनने को तैयार हैं, हम मेज पे आने को तैयार हैं, तो फिर विरोध किस बात का है? सौरभ। शुभकामनाएं कि आप वापस आए, और मैं आपके सर्वे के प्रोग्राम में सुबह भी जुड़ा था। थैंक यू। और इसी कारण से मैं नहीं उसमें रुका। प्रतीक जी, आप एक बहुत आलीशान आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, किसानों की, लोगों की सोचते हैं, और मैं मानता हूं आपके चैनल में भी ऐसे लोग होंगे। मगर मेरा एतराज उस कंपनी से है जिसने ये सर्वे किया होगा, क्योंकि अगर आप सारे के सारे प्रश्न देखें, 10 के करीब प्रश्न हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे प्रश्न इस तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि मैंने वकालत पढ़ी है, तो एक प्रश्न का स्टाइल होता है लीडिंग क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते, क्योंकि उन क्वेश्चंस के अंदर जवाब जो है वो आप एक तरीके से पुश कर रहे होते हैं। जैसे जो सवाल हैं वो सवाल इस तरीके से पूछे गए हैं कि वो सवाल सरकार के पक्ष में आदमी को पुश करते हैं। जैसे सवाल ये भी पूछा जा सकता था, क्या ये सही है कि जो पार्टी इन कानूनों का पहले विरोध करती थी वो अब सरकार में आने के बाद इन कानूनों को ला रही है, क्या ये सही, अच्छा है या ये बुरा है? या दूसरा ये सवाल ऐसे हो सकता था, अगर किसान चुनावी वादे के हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं तो क्या ये सही है या ये गलत है? तो इसके अंदर लोगों का जो जवाब होता वो उस तरह से बदल जाता। नहीं सौरभ, मैं आपकी बात को काटता नहीं है ना, छोटी कर रहा हूँ। You have full right, KK Sharma, you have a full right to answer. आपको बिल्कुल, let सौरभ को कंप्लीट करने दीजिए, सौरभ को कंप्लीट करने दीजिए, सौरभ को कंप्लीट करने दीजिए। आई एम कमिंग टू अदर्स। सौरभ को कंप्लीट करने दीजिए। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूँ। सौरभ। मुझे शर्मा जी का वो उदाहरण बहुत अच्छा लगा, बस और ट्रेन का। उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और आपको और सबको, श्रोताओं को समझ में आएगा कि किसानों को क्या डर है। किसानों को डर ये है प्रतीक भाई कि जो बस है वो सरकारी बस है जिसके अंदर किराया कम है, और वो किसान जो है उस बस को इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि हम एक प्राइवेट ट्रेन चलाएंगे जो आपको ज्यादा सुविधा देगी, रिफॉर्म करेगी, बढ़िया लाएगी, और हो सकता है शायद सस्ते में आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। प्राइवेट ट्रेन है। किसानों का डर ये है कि क्योंकि प्राइवेट ट्रेन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स चलाएंगे तो इसको शुरू में कुछ साल सस्ता चलाएंगे, किसान उस ट्रेन से सफर भी करेंगे, और फिर सरकार ये कहेगी क्योंकि ट्रेन ज्यादा चल रही है और बस में कोई नहीं चढ़ रहा, इसलिए सरकारी बस सेवा बंद कर दी जाए। और जैसे ही सरकारी बस सेवा बंद होगी, प्राइवेट ट्रेन वाले, क्योंकि वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनका काम है प्रॉफिट अर्न करना, उनका धर्म है ये करना, उसके दाम तुरंत बढ़ा देंगे। और उस वक्त किसान के साथ ये समस्या होगी कि वो बढ़े हुए दाम ट्रेन के ना दे, उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि सरकारी बस खत्म हो गई है। किसान सिर्फ ये कह रहा है कि भाई आप ट्रेन चलाएं, प्लेन चलाएं, हेलीकॉप्टर चलाएं, जहाज चलाएं, मगर ये सरकारी बस हमेशा चलती रहेगी, ये कानून में दर्ज कर दें। मतलब एमएसपी का कानून बना दे कि एमएसपी पे सरकार हमेशा खरीदती रहेगी। ये सरकारी डॉक्टर साहब आंसर, बिल्कुल आंसर करिए मेरे ऊपर जो सर्वे के ऊपर बोला है वो मैं जरूरी नहीं समझता। हालांकि मैं जवाब दे सकता हूं, क्योंकि अगर आप इम्तिहान में आ रहे हैं और सवाल का पेपर आपके सामने आ गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि साहब ये सवाल को बदल दीजिए, इस सवाल को ऐसा पूछा होता तो मैं और अच्छा सवाल से जवाब देता। हमने तो पूछा था कि राजनीति है या नहीं है। बहरहाल नाउ डॉक्टर के शर्मा, यू आंसर प्लीज, नाउ यू प्लीज आंसर। इससे बाद में दूसरे पैनल पे जाना जी। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग जी। प्रतीक जी, राजनीति तो वहीं से सौरभ भाई ने चालू कर दिया जब उन्होंने इस पूरे सर्वे पर प्रश्न उठाया, क्योंकि ये तो सर्वे करने वाले माहिर लोग हैं, इनकी तो पार्टी में ही सर्वे हो जाती है। ये लोग सर्वे करके सीट बता देते थे तमाम। और सौरभ भाई तो बहुत ही कलाकार आदमी हैं। ये तो सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर ईवीएम का डेमो जो इन्होंने दिया था, बड़े गजब का इन्होंने पूरा सर्च किए, तो पूरा ये वैज्ञानिक भी बन गए थे उस समय। ईवीएम ही बना डाला, उसको कैसे टेम्पर किया जाए। अब मैं इस बात को बताता हूँ। दूसरा जो इन्होंने एक अनुभव बताया अपना,
क्योंकि अब ये पॉलिटिकल वार कर रहे थे, इसलिए मैं अब इनको पॉलिटिकली लाइन बताता हूँ, क्योंकि ये उसी के महारथी हैं। तो आपने देखा पूरा ईवीएम को लेके सारे देश में सब जगह चर्चा हो गई, और पता नहीं सौरभ भाई फिर कहाँ गायब हो गए, जमीन सूंघ गया इनको, कहाँ पहुंच गए ये। तो खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। इन्होंने कहा कि बस और जो ट्रेन का आपने दिया, तो अभी तो ट्रेन चल गया, अभी तो सस्ता चले में होगा, फिर आने वाले समय पर ऐसा होगा। तो ये भी अनुभव इन्हीं का है। सौरभ, मैं प्रतीक भाई बताता हूँ कैसे अनुभव है। ये जब सरकार में आए थे, जब ये आंदोलन कर रहे थे, तो इन लोगों ने कहा था कि हम कभी पार्टी नहीं बनाएंगे। फिर इन्होंने अपना मत बदल के पार्टी बना लिया। तो ये इनका अनुभव है। और इसके बाद पार्टी बनाने के समय इन्होंने बड़ी बड़ी वकालत की थी कि हम जो है व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, मोहल्ला पंच उससे जो है निर्णय हुआ करेंगे सदन के, रामलीला मैदान में हम अपनी पंचायत चलाएंगे। फिर इन्होंने बहुत सा ज्ञान दिया। डॉक्टर साहब राजनीति, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री तो बने ना, चुनाव तो लड़ा, जीता, पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है। नहीं प्रतीक जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि इनको कैसे जो है झूठ बोलने, आगे चल के लोगों को बेवकूफ बनाना है जनता को, उसके ये माहिर खिलाड़ी हैं। इसीलिए तो ये आज ये बता रहे हैं लोगों को कि अभी सस्ता जो ये यदि प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो महंगे में खरीद लेंगे, बाद में ऐसा हो जाएगा। आप एश्योरेंस दीजिए ना, आप एश्योरेंस दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, एश्योरेंस दीजिए। बहस करने की जरूरत ही नहीं, एश्योरेंस दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के अनुभव की बात की, वो जो सौरभ भाई का अनुभव है वो सीधा जवाब दीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती, एक बात करके खत्म कर देता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री जी ने जो इंश्योरेंस एमएसपी को लेकर दिया है, जो कृषि मंत्री जी ने दिया है, उसमें कहीं एक तोला भी अंतर नहीं होगा। बीएन साहब ने जो बात कही है, निश्चित तौर से उस पर ये अभी चर्चा के टेबल में बैठेंगे तो उसमें तमाम विचार विमर्श हो जाएंगे, और बाकी चीजों का हल बहुत जल्दी निकल जाएगा। सौरभ आप ऐड करिए, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा, बहुत देर से हाथ उठा रही हैं। जी सौरभ। एश्योरेंस की मैं पूरी इज्जत करता हूं, मेरी समस्या सिर्फ ये है प्रतीक भाई, प्रधानमंत्री जी की एश्योरेंस लेके, मैं वकील हूं, मैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता, ना मैं सेशंस कोर्ट जा सकता, ना मैं हाई कोर्ट जा सकता कि ये एश्योरेंस है, इसको इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंटेशन कोर्ट से सिर्फ कानूनों का किया जा सकता है, एश्योरेंस का, भाषण का कोई इंप्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं दिया जा सकता। ये बात के शर्मा जी भी जानते हैं और हमारा किसान भी जानता है। राइट, मैं आ रहा प्रतीक भाई, इनको भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि एमएसपी जो है इंश्योरेंस से नहीं होती। एमएसपी के लिए बाकायदा जो है नोटिफिकेशन जारी होते हैं, हर बार नोटिफिकेशन जारी होते हैं, मुंह जवानी नहीं होती है। सौरभ जी, पहले इस प्रक्रिया को समझिए, कानून बना दीजिए, कानून बना दीजिए। नहीं समझ लीजिए, पहले कांग्रेस के प्रवक्ता, पहले जानकारी ले लीजिए, फिर कमेंट्स करेंगे तो अच्छा। ऑफ कोर्स मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जाना चाहेंगे विदाउट एनी फेल। कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत देर से हाथ उठा रही, मैं आ रहा हूं। जी आपका पॉइंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप स्वस्थ होकर वापस लौटे, इसके लिए आपको अनंत आत्मीय बधाई। और दूसरा, हमारी पार्टी के स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी अब नहीं रहे, मुझे पोती की तरह मानते थे, 2004 से मैं उन्हें जानती थी, उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ आपके बिल्कुल, श्रद्धांजलि मेरी तरफ से भी। और अब मैं आपकी डिबेट पर आती हूँ। देखिए, हमारा सर्वधर्म संभाव पे आधारित संविधान मुझे कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, किसान की बेटी होने के नाते और भारतीय नागरिक होने के नाते अधिकार देता है कि मैं इस सर्वे से असहमत हो जाऊं, और असहमत हो सकती हूँ, और असहमत में अपनी बिल्कुल, यू हैव फुल राइट। मैं ये बात रखना चाहूंगी, ये मोदी सरकार सियासत का कैसा एहसान करती है कि एक तरफ आंखें छीन लेती है और दूसरी तरफ चश्मे दान करती है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि एक देश और एक बाजार, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ये कहते हैं अगर दूसरे प्रदेशों की कोई फसल बेचने आएगा तो मैं जेल पहुंचा दूंगा। उन्होंने मंदसौर पर किसानों पर गोलियां चलवाई थी, ये सबने देखा। टीकमगढ़ में किसानों पर झूठे बिजली के बिल भी भिजवाए, उसी मध्य प्रदेश में कानून से पहले और इसीलिए कानून आया ना, इसीलिए तो कानून ला रहे, इसीलिए तो कानून ला रहे। इसी पर प्रतीक जी मैं बात कर रही हूँ, प्रतीक जी मैं उसी पर बात कर रही हूँ। दूसरी बात, अभी कानून आने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं मैं जेल पहुंचा दूंगा दूसरे प्रदेशों की फसल अगर बिकेगी। मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं दूसरे प्रदेशों का बाजरा मैं यहाँ पर बिकने नहीं दूंगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो पहले तो ये पार्टी ये तय कर ले भारतीय जनता पार्टी की ये कानून उनके मुख्यमंत्रियों को समझ आया है कि नहीं। दूसरा, एक सर्वे भारतीय जनता
अंदर कर लेना चाहिए कि कितने प्रतिशत भाजपाई और इनके सहयोगी दल इस कानून से सहमत और असहमत है। क्योंकि वीरेंद्र चौधरी जी इससे असहमत हो गए, हनुमान बेनीवाल जी इससे असहमत होकर 2 लाख किसानों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो आज ये समझना पड़ेगा, ये किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। और दूसरी एक दुखद बात ये आदरणीय प्रतीक जी कि ये लोग जो कि एक तरफ किसानों के हितैषी बनने का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ एक तरफ अमित शाह जी किसानों के घर जाकर खाना खा रहे हैं, अपने पेट की भूख मिटा रहे हैं, दूसरी तरफ वही किसान ठिठुर की ठंड में भूख हड़ताल कर रहा है, जो कि शर्मनाक है। अरे ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहते हैं। और अगर आप आज किसानों को नासमझ कह रहे हैं तो मुझे बता दें कि भाजपा के प्रवक्ता कि 2011 में वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जब अध्यक्ष मोदी जी हुआ करते थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट सौंपते हुए उन्होंने एमएसपी की गारंटी की मांग की थी। तो क्या उस समय मोदी जी नासमझ थे क्या? या अगर आप आज के किसान को नासमझ कह रहे हैं? देखिए, मैंने 5 साल की उम्र में 13 अगस्त 1999 को संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए। मैं खुद किसान की बेटी हूं, उनकी पीड़ा को समझती हूं और आज इसीलिए निवेदन करती हूं बहुत सम्मान पूर्वक भाजपा के प्रवक्ता से कि आप किसानों के साथ राजनीति करना बंद कर दीजिए। उनको सियासी रंग देने की आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने अभी कहा कि प्रश्न उठा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। प्रश्न उठाना केके जी राजनीति नहीं, प्रश्न उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है और उसके तहत हम प्रश्न उठाते रहेंगे। और किसानों के समर्थन में केवल कांग्रेस या केवल आम आदमी पार्टी या केवल कोई और नहीं आ रहा। बड़े बड़े देश के इंटेलेक्चुअल, बॉलीवुड से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, हिंदुस्तान के बाहर से आ रहा है। और ये किसानों से आज पूरी सरकार की लड़ाई दिखाई दे रही है। और देश के 137 करोड़ लोग आज कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि देश के अन्नदाता किसान के साथ अन्याय, अत्याचार, अनीति हो रही है। इसको समझना पड़ेगा। आप बस और ट्रेन की बात करते हैं, आप ट्रेन देखने पर आ गए और अब आप सब देखना ही चाहते हैं, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहते हैं। भैया, कृषि, खेती, किसानी तो छोड़ दें। देखिए, पूंजीपतियों को नमन और किसानों का दमन ये हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। साधना जी आपको बोलते सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आऊंगा, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक से पहले कुछ आप बोलना चाहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहते हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता का आपको छोटा सा, बस सिर्फ आप 10 सेकंड देना, मैं आपको 10 सेकंड में आपको जवाब देना है। जी, बीजेपी के प्रवक्ता कुछ बोलना चाहते हैं जी। बस मैं इतना कह दूं कि मेरे कांग्रेस की प्रवक्ता को थोड़े विषय की जानकारी होनी चाहिए और उनको कम से कम अपने घोषणा पत्र की जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने पॉइंट नंबर 11 में इन्हीं जो सुधार के संदर्भ में कहा, कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एक्ट एंड मेक द ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। ये जो 3 कानून हम लाए हैं, इसी की वकालत आपने अपने घोषणा पत्र के 11वें नंबर पॉइंट पे किया है। तो मेरी उनकी कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय से ये है, एक मिनट सुने, मेरी बात पूरी होने दे, मैंने बीच में नहीं बोला आप। जी जी बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि आप पहले अपने जो है, और केवल यही नहीं, 2013 में फल और सब्जियों से एपीएमसी एक्ट को राहुल गांधी जी ने, आपके मुख्यमंत्रियों ने हटा दिया। आप शरद पवार जी आपके कृषि मंत्री थे, उनके पत्र को पढ़ लीजिए। साधना जी, मैं आपके पास आऊंगा, लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ कृषि सुधारों पर न्यूज 18 नेटवर्क का एक सर्वे, और सर्वे में बहुत सारे सवालों को लेकर हम आपके बीच में हाजिर हैं। उस सवालों के ऊपर भी तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ सवाल उठाए थे। निश्चित तौर से उनका राइट है, वो कह सकते हैं, उनको भी पूरा अख्तियार है। लेकिन हाँ, सवाल बहुत जायज हैं, सवाल पूछे गए वही सवाल हैं जो कि लगातार पूछे गए हैं। मैं अपनी डिबेट में माफी के साथ वो जो 2 शख्सियत मौजूद हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। पहले मोहिनी मोहन मिश्रा जी के पास, और जानना चाहता हूं सर कि क्या ये वक्त जो है, जिस समय हम ये आज बहस कर रहे हैं 26वें दिन में, डिबेट तो अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि किसान खुले में मौजूद हैं। एश्योरेंस की बात वीके सिंह साहब ने कही थी कि सरकार की तरफ से मिले। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा सवाल अच्छा है और बेहतर है, एमएसपी को लेकर सवाल था। वक्त आ गया है जब सरकार को भी और थोड़ा सा 2 कदम आगे और किसानों को भी कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए। मोहिनी मिश्रा जी। नहीं, दोनों ओर पहल होना चाहिए। दबाव बढ़ाने के लिए अगर भूख हड़ताल और बाकी कार्यक्रम हो रहा है वो भी सही है, मगर किसान को सुलझ करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हम यहाँ बैठे हैं, अगर बार बार राजनीतिक लोग इधर उधर के वक्तव्य दे रहे हैं, मंडी तो है, मंडी रहेगा। सरकार अगर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कोई कानून लाए है वो भी हम स्वागत करते हैं। और तीसरी विकल्प हम चाहते हैं 2018 के बजट में
22,000 ग्रामीण हार्ट्स को 2,000 करोड़ का कॉर्पस फंड वित्त मंत्री ने एलोकेशन किए थे। तीसरी विकल्प भी हमको चाहिए, क्योंकि ये जो पंजाब हरियाणा के जो किसान यहाँ बैठे हैं, उनके कुछ इशू है, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सिर्फ 4, 6, 8 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के किसान है। 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन से लोग बैठे हैं किसान, छोटे किसान है, भूमिहीन किसान है, वो नारियल का किसान है, रबर का किसान है, वो बैठा है। उनको वो मंडी नहीं जाते हैं। जैसे सही में बीएम सिंह ने बताया 94% किसान मंडी नहीं जाते हैं, उनको एमएसपी में कोई लेन देन नहीं है। इसलिए बाजार खुलना चाहिए और सरकार अगर मंडी के अंदर और मंडी के बाहर, मैं बीएम सिंह जी का बहुत सम्मान भी करता हूँ, वो मंडी के अंदर भी आज एमएसपी नहीं मिलता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलके अगर कोई कानून लाते हैं, अलग से कानून लाते हैं, मंडी के अंदर और मंडी के बाहर दोनों ये एमएसपी के नीचे खरीदारी ना हो, उसको हम स्वागत करेंगे और उसका आग्रह करेंगे सरकार से भी उस दिशा में कदम बढ़ाए। मगर ये जो किसान अपने भाई लोग यहाँ बैठे हैं, उनका कुछ विशेष समस्या है, वो तो चंडीगढ़ में बैठना चाहिए था। दोनों जो सरकार है, पंजाब हरियाणा और राज्य सरकार, वहां बैठकर केंद्र का सहायता लेकर वही समाधान निकलना चाहिए था। ये इधर आके इतना जो कठिन विषय खींचातानी हो रहा है और राजनीतिक पार्टियां जैसे जैसे वक्तव्य दे रहे हैं, वो अच्छी बात किसान के हित में नहीं है। यहाँ अपने आप सरकार की प्रवक्ता बोल रहे थे, दिल्ली में कृषि मंत्री है, मंत्रालय है क्या पता नहीं लोगों को, यहाँ वो वक्तव्य कर रहे हैं। कांग्रेस भी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, 50 साल से किसान के लिए क्या किया। अगर कोई सरकार कर रहा है, हम मांग रहे हैं तो प्रॉफिटेबल प्राइस, हमको लाभकारी मूल्य चाहिए। अगर लाभकारी मूल्य नहीं है, कम से कम एमएसपी तो मिले। वो आग्रह किसान भी कर रहा है, सारे देश का किसान कर रहा है, मगर ये मंडी के अंदर मंडी के बाहर के लिए होना चाहिए। उसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीतिक जो पार्टियां अभी भी घुसे हुए हैं वो निकल जाना चाहिए। किसान अपने दम पर अपना लड़ाई लड़ेगा तो सही ढंग से, अगर सरकार के साथ बातचीत करके 100 मांग रहा था, अगर 70 मिल रहा है, 80 मिल रहा है, उसको लेके फिर आगे की लड़ाई। ये आखिर लड़ाई नहीं है किसानों की। किसान पहले भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है, आगे भी लड़ेगा, मगर कोई सुलह होना चाहिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए अभी के लिए। और किसान उसके लिए 2 कदम, जैसे सरकार भी आगे आ रहा है, किसान भी 2 कदम आगे बढ़े। जिस पकड़ने से किसी का भला नहीं होता है, किसान का भला नहीं होता है। ऑफ कोर्स वीके सिंह साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। साधना कुछ कहना चाह रही थी। जी जी, मैं पहले तो ये कहना चाह रही हूँ, सौरभ में आई एम कमिंग टू यू, सौरभ कमिंग टू यू। ये बता रहे थे, हमारे मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे। देखिए, भाजपा के ये प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पढ़ने में इतना समय जाया कर देते हैं। पहली बात तो ये, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम मंडियां खत्म कर देंगे, हम देश की 25 लाख करोड़ की खेती उपज का कारोबार हम धन्ना सेठों के हाथ में दे देंगे, सबसे अमीर उद्योगपतियों के हाथ में दे देंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। दूसरी बात ये कि आप इतना समय हमारा मैनिफेस्टो पढ़ने में जो जाया कर रहे हैं, जरा आप इतना समय निकाल लीजिए, लोकसभा के भाषण सुन लीजिए स्वर्गीय अरुण जेटली जी के, उन्होंने क्या कहा इस कानून के बारे में, विरोध कर रहे थे। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी इसका विरोध करती नहीं। और पेज नंबर 19 अपनी रिपोर्ट जो मोदी जी ने सौंपी थी मनमोहन सिंह जी जब पीएम थे तब, उसको भी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बार बार ये, कभी इनके मंत्री कहते खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, माओवादी है किसान, और दूसरी तरफ किसानों से बातचीत करने का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो पहली बात ये देखिए, मोदी कहलाने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में देशभक्त नहीं कहलाते। आप अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये कह रहे थे सौरभ जी से कि आपने बड़ी बातें बना ली। अरे उन्होंने तो बातें बना ली, तो बना दिया। केजरीवाल जी कहते थे मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ राजनीति में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, फ्लैट नहीं लूंगा, सब कर लिया। लेकिन आप भी तो कहते थे, तो अगर तो मुझे इस मिट्टी की ना देश नहीं दिखने दूंगा, कहते कहते रेलवे, लाल किला, बीमा, सब कुछ तो आप देश में कम चालू होगा। हद तक तो हो गई, आप कृषि तक प्राइवेट करना चाहते हैं, उद्योगपतियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। तो हम प्रश्न नहीं पाएंगे, क्या काम हम उठाएंगे? आप काला कानून लेकर आए हैं, इसको वापस कीजिए। जब किसान कह रहे हैं हमें चाहिए ही नहीं, आप कह रहे नहीं पढ़ के देखिए। किसान को आप नासमझ मत बताइए, देश का अन्नदाता किसान नासमझ नहीं है, बेवकूफ नहीं है। डॉक्टर के शर्मा एंड देन सौरभ, कानून वापस लेने का, ठीक है। डॉक्टर के शर्मा एंड देन सौरभ आई एम कमिंग। डॉक्टर के शर्मा एंड देन सौरभ विल कम लेटर। जी देखिए, कांग्रेस की जो प्रवक्ता मेरी बहन है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मैडम थोड़ा कुछ पढ़ लीजिए। आप बिना पढ़े इतना तेजी से और एक
भाई मोदी जी पढ़े लिखे और उद्योगपति पढ़े लिखे, बाकी किसान की बेटी साधना बाकी सब ना समझ है। मैं एक दो बंद कराएंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, तो बहुत गंभीर विषय है। नहीं तो आप सीधे पढ़ने लिखने पे हो जाते हैं सर। नहीं, मैं आपको पढ़ने की बात ये कह रहा हूँ, आप कानून तो पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा कानून पढ़ लीजिए, उसमें कुछ नहीं है। अब एक काला कानून, इनको बंद कराइए तब मैं बोलूँ। हाँ चलिए बोलिए। भंडारण का कानून पढ़ा है आपने अपना? भंडारण का कानून आपने पढ़ा है? सन 1943 और 44 में बंगाल में अधिक भंडारण के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के 40 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए थे। जी साधना, फिर आप वापस ले आए। आप जी साधना, पढ़ लो, क्या पढ़े भाई कानून? जी साधना जी, साधना जी, डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर मैं आ रहा हूं, सौरभ आ रहा हूं, डॉक्टर के शर्मा। मैं इनको कहता हूं, इन्होंने कहा कि मंडी खत्म हो जाएगी, ऐसा हमने नहीं कहा था। तो भैया ये बता दीजिए कि ये 3 कानून में कहां लिखा है कि मंडी खत्म हो जाएगी? एक तो ये नहीं है, दूसरा बिहार में हटाया तो क्या हुआ? मध्य प्रदेश में क्या हाल चल रहे हैं? आप इनको बंद कराएंगे। जी साधना, जी साधना, क्या बात कर रहे हैं आप बेसलोग बात कर रहे हैं। जी साधना, अरे मोदी जी झूठ बोलने में महारथी है बात। जी साधना, साधना कूल डाउन, साधना कूल डाउन जी। मुझे भी पहले बात मैंने ये कही, दूसरी अभी इन्होंने तुरंत तर्क में क्या कहा, एपीएमसी एक्ट खत्म हो गया। कहाँ एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ है? इस बिल में कहाँ लिखा है? ये आप इसीलिए मैं कहा कि बिल पढ़ लीजिए। तीसरा बात, अरे भाई आप कहाँ बिहार 2006 की बात कर रही है, कहाँ ये 2019 का कृषि कानून है? आपको कुछ जानकारी भी है? साधना आप तर्कों पे बहस करेंगे ना कि आप बेतर्कों पे बहस करेंगे। मैं इसलिए कर, अभी इन्होंने जेटली साहब का नाम, और सौरभ आ रहा हूं, इनको जानकारी होनी चाहिए कि जेटली साहब ने जो बयान दिया था वो इस संदर्भ में नहीं था। ये कानून को लेकर डिबेट नहीं था। इनको जानकारी 5 पैसे की नहीं है, वे केवल ये रट के कागज चली आई है यहाँ जो है प्रोसेस दे रही है। आपको आप तीनों बिलों के नाम बता देंगे तो हम मान जाएंगे। शासना भारती तीनों बिलों के नरेंद्र मोदी जी को जानकारी है, अमित शाह को जानकारी है, और किसी को जानकारी नहीं है ना। तो भैया ये अपनी जानकारी का कानून अपने ऊपर लागू कर लो, किसानों पर लागू मत करो। नहीं क्या बात कर रहे हैं आप? 5 पैसे और 10 पैसे की बात कर रहे हैं। एक ढेले की जानकारी आपको नहीं है, आप यहाँ से गलत सलत बता रहे हैं। और आप मुझे कह रहे हैं भैया मैं किसान परिवार की हूँ। जी आराम से, साधना क्या बात कर रहे हैं? ये 5 पैसे 10 पैसे ये तर्क है, ये तर्क है, ये तर्क है नहीं 5 पैसे तर्क है आपका। मैं सौरभ जी में तो मोदी जी को महारत हासिल है भाई। जी साधना जी कूल डाउन आराम से एक बात कहने की अनुमति चाहूंगा, इसके बाद आप फिर सौरभ भाई को बुलवाइए, मुझे कोई दिक्कत। मैं केवल इतना कहूंगा, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कृपया कर इनको पहले तो ये बताइए कि डिबेट के तरीके क्या होते हैं, और दूसरा ये कहिए कि जो भी बोले और उसका आंसर सुनने की क्षमता रखें। क्योंकि यदि आप कुतर्क करेंगे, गलत जानकारियों के साथ बोलेंगे, तो मैं आपको यही बताऊंगा। आपको अरुण जेटली 2011 में क्या बोले और किस बिल के संदर्भ में वो बात कर रहे थे, इसकी तक आपको जानकारी नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर उनको गलत कोट क्यों कर रही? दूसरी बात, आपको चुनौती देता हूँ कि तीनों बिल के संदर्भ में 5 कमियां गिना दीजिए। ठीक है साधना, प्लीज आराम, साधना डाउन प्रतीक जी 5 कमियां इनसे कहिए, ये गिना दे। अभी चैनल के अंदर इन बिलों के 5 कमियां गिना आराम से। डॉक्टर साहब साधना प्लीज कूल डाउन। सौरभ का टाइम है ये। सौरभ ठीक है डॉक्टर साहब, इस पैनल में एक शख्स ऐसे हैं जो अभी तक नहीं बोले, मैं उनके पास जाऊंगा। सौरभ देन मैं आपके पास आता हूं। कृष्णवीर चौधरी जी सौरभ। प्रतीक जी देखिए, आपके जो श्रोता हैं, मैं मानता हूं कि हो सकता है वो पढ़े लिखे ना हो, किसानों में भी हो सकता है कुछ लोग पढ़े लिखे ना हो, मगर ये जो 3 कृषि सुधार कानून कहे जा रहे हैं, इन कानूनों को अगर एक साथ आप रख दें और किसी अनपढ़ आदमी को भी बताएं, तो वो ये तीनों कानूनों को एक साथ देख के समझ सकता है
कि पहले कानून में आप ये कह रहे हैं कि एपीएमसी मंडियां जिसके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी होती है, उनके पैरेलल में आप प्राइवेट लोगों को लाएंगे कि वो भी खरीद सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, असीमित भंडारण, मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज। सौरभ मुझे बताइए, सौरभ मुझे बताइए, अगर ये ऑप्शन है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात मत बोलिए, ये लाइन मत बोलिए, गलत लाइन है, मैं बता ये गलत लाइन है, मुझे आप बिल की कॉपी से बता दीजिए। भाई आप मुझे बोलने दीजिए, आप अपने समय पे बोलिएगा। आप बिल की कॉपी बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे बोलने तो दो, आप मुझे बोलने तो दो। मत बोलिए ना, आप असीमित भंडारण की बात कैसे कर रहे हैं? आप असीमित भंडारण की बात कैसे कर रहे हैं? आप उस महिला से बदतमीजी कर रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है? पढ़ के तो बताइए, आप पढ़ के बताइए। आराम से, आराम से, डॉक्टर के शर्मा, लेट हिम, उनको टाइम दीजिए, सौरभ को टाइम दीजिए, शर्मा जी सौरभ को टाइम दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, देन यू रेज अ क्वेश्चन। जी सौरभ मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरे को, ये मैं बिल लेके बैठा हूँ। जी सौरभ कंप्लीट करिए, सौरभ कंप्लीट करिए, सौरभ कंप्लीट करिए, सौरभ उनका सवाल भी ले लीजिएगा। देता हूँ अभी आपको, आप लीजिए, अभी पढ़ के बताइए कहाँ असीमित भंडारण है इसमें सब। अरे तो चुप होगा तू चुप होगा तब बोलूंगा ना मैं। आराम से सौरभ, आराम नहीं होगा। सौरभ आराम से। डॉक्टर बोलते हैं अपने आप को नालायक। सौरभ मर्यादा से, सौरभ मर्यादा से, मैं मर्यादा ना नहीं, आप सौरभ कभी नहीं पेशेंस लूज करते हैं। सौरभ दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। के शर्मा प्लीज चुप रहिए। के शर्मा प्लीज फॉर गॉड से, के शर्मा प्लीज फॉर गॉड से, के शर्मा फॉर गॉड से, आप प्लीज आप चुप रहिए। सौरभ आप कभी पेशेंस लूज नहीं करते। नो लेट मी आंसर, सौरभ लेट मी आंसर। नो आई वोंट अलाउ यू। सौरभ पहले मुझे बोलने दीजिए। आई वोंट अलाउ यू। नालायक शब्द और ये जो अमर्यादित है, ये मेरी डिबेट पे कभी नहीं हुआ। और एंड आई नो यू वेरी पर्सनली, आप कभी भी पेशेंस लूज नहीं करते। आप डिबेट बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आपका पेशेंस क्यों लूज हुआ ये मुझे नहीं मालूम है। ये आप, यू हैव टू चेक, एंड आई एम कमिंग यू आफ्टर 40 सेकंड्स। आई विल कम टू यू आफ्टर 40 सेकंड्स। जो जस्ट टेक केयर। आप ऑक्सीजन लीजिए, मैं 40 सेकंड बाद आपके पास आता हूं। दिस इज नॉट गुड। आप 40 सेकंड बाद में आऊंगा, कृष्णवीर चौधरी के पास जाऊंगा, उसके बाद देन आई विल कम टू यू। कृष्णवीर चौधरी, जो सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे थे वहां पे आइए, देन आई विल गो टू सौरभ अगेन। कृष्णवीर चौधरी साहब, पहला सवाल तो ये है कि मेरे मित्र कह रहे थे कि एपीएमसी मंडी में किसानों को एमएसपी सब जगह मिलता है। ये उनको जानकारी नहीं है मेरे भैया को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश में मात्र 8% लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद होती है। मुश्किल से 92% लोगों को इस देश में कहीं कोई एमएसपी नहीं मिलती। 6 प्रदेश में एपीएमसी नहीं है। केरल तक में एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है। इस देश के 15 प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। पंजाब में, हरियाणा में 2006 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। नियम अलग अलग हैं। पूरे देश की खरीद जो है, पंजाब में 98% गेहूं और धान की खरीद होती है, वो एमएसपी पर होती है। हरियाणा में होती है मंडियों के माध्यम से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फूड कॉरपोरेशन खुद अपनी खरीदी करवाता सेंटर खोल के। बाकी पूरे देश में कहीं किसी एपीएमसी में एमएसपी का कोई मतलब नहीं है। व्यापारियों की मर्जी है, किसी भाव खरीदते हैं, कुछ करते हैं। मेरे मित्र वीएम सिंह जी ने एक बात कही, मोहिनी मोहन मिश्रा जी ने भी कही। मैं उनकी बात से अपने को साथ जोड़ते हुए उसी में आगे बात करता हूं। मैं भारतीय राज्य फार्म निगम का चेयरमैन रहा हूं। मुझे तमाम चीज़ें, मेरा अनुभव है, मैंने काम किया। खेती होती है, आज भी होती है, कल भी होती थी। तमाम स्थितियां ये हैं कि आज तक इस देश के 92% लोगों का शोषण इस देश में होता रहा। वो न दिल्ली आ पाता है, न उसके पास कुछ खाने को है, न बजाने को, न दवाई खाने को। उसकी स्थिति तो इतनी खराब है कि वो कर्जे में बीज खरीदता, कर्जे में दवाई खरीदता, कर्जे में डीजल खरीदता, कर्जे में मरता है।
अगर आप सच्चाई देखें तो ये सच्चाई है कि बिहार में 800-900 रुपए कुंटल पे धान खरीद के और पंजाब में भी उसकी आपूर्ति 1800 रुपए कुंटल पर मिली भगत करके होती रही है। ये एक अलग विषय है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2 रुपये और 3 रुपये और 4 रुपये किलो सब्जी का दाम किसान को मिलता है। कभी कभी तो 1 रुपये किलो हरियाणा में पिछले 1 हफ्ते पहले गोभी का बात थी। तो ये जो दुर्गति है, और वही सब्जी दोपहर तक उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते वो 20 और 25 रुपए की हो जाती है। किसान की दुर्गति बहुत है। मेरा सिर्फ इतना मात्र कहना भर है कि यदि ये परिस्थितियां जो अब तक कांग्रेस और तमाम दल और तमाम सरकारें, तमाम मित्र, अगर यही अच्छी थी तो फिर इस किसान की दुर्गति क्यों इस देश में 3 बड़ा लाख सवाल है आपका, बेहतर सवाल है, बड़ा सवाल है, बेहतर सवाल है सर। मेरा उन दलों से सवाल है, मेरा सिर्फ एक, बस मैं सिर्फ एक, तो आपका स्वस्थ हुए, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आप और अच्छा रहें। और मेरा एक ही मानना है कि जब विकल्प होते हैं किसी चीज के, मुकाबला ज्यादा खरीदार होते हैं, तो उसका लाभ उपभोक्ता को भी मिलता है और उत्पादन करने वाले को मिलता है। अगर बाजार खुला है तो इसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये मेरा जरूर आग्रह रहा सरकार से कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाए जिससे जो 92% गरीब किसान का आज तक शोषण हुआ वो आगे बचा रहे, वो अपने परिवारों को पाल सके, वो कर्जे से बाहर आ सके, इस आग्रह के साथ में। ठीक है चौधरी साहब, थैंक यू। कृषि कानून पर किसानों का मूड और बूट के सर्वे के से निकले सवाल, और हम सीधे सौरभ के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा जब मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। सौरभ, देखिए प्रतीक जी, 3 कानून बने और तीनों कानूनों को एक साथ रख ले तो कोई कम पड़ा आदमी भी समझ सकता है। पहला कानून ये कहता है एपीएमसी मंडी, जिसके अंदर एमएसपी प्राइस की गारंटी होती है कुछ फसलों पे, जो कि आपके यहाँ कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, उसके पैरेलल एक पैरेलल मंडी खड़ी हो जिसके अंदर कोई गारंटी ना हो। दूसरा कानून ये कहता है, जो इन्होंने असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर संशोधन किया है, कि आप असीमित भंडारण कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं। लिमिटेड स्टोरेज के ऊपर लिमिट लगाई ही इसलिए थी क्योंकि एक समय था जब लोग गेहूं, दाल, चावल, आलू, प्याज को दबा लेते थे, असीमित भंडारण कर लेते थे, और जब मार्केट में उनके दाम, क्योंकि कमी हो जाती थी, दाम ऊपर चले जाते थे, तो 3 गुना 4 गुना दामों पे उसको बेचा जाता था, जिसको काला बाजारी कहा जाता था, जो कि पाप शास्त्रों में भी माना जाता था और कानून में अपराध माना जाता था। अब सरकार ने क्या कहा है कि ये जो अपराध है अब लीगलाइज कर दिया, अब ये अपराध नहीं है। तो होगा ये कि बड़े बड़े उद्योगपति किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनसे खेती के अंदर उपज करेंगे, और क्योंकि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देगी तो उनको कम से कम दामों में किसान को उसको बेचना पड़ेगा। वो उनके कॉन्ट्रैक्ट और कर्ज के ताने बाने में इतना फंस जाएगा, अंततः वो अपनी जमीन किसी ना किसी को, ये बात जरूरी नहीं है कि वो उसी को बेचेगा, उन्हीं के किसी प्रॉक्सी को वो जमीन बेचकर भाग जाएगा। वो किसान फिर अपने ही खेतों में मजदूरी कर रहा होगा, इसीलिए किसान दबा। और एक पुरानी कहानी थी कि राजा की जो जान थी वो तोते में थी। तो इस वक्त जो सरकार की और ये उद्योगपतियों की जान है जिस तोते में, उस तोते का नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मैं आपको बता रहा हूं प्रतीक जी, मरता मर जाएगा किसान ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? उसका कारण ये है, जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों अरबों रुपए का फायदा देना है, वो फायदा तभी होगा जब किसान से वो कम दाम में खरीदेंगे और हम जैसे लोगों को रिटेल में ज्यादा से ज्यादा दाम में उसको बेचेंगे। अगर किसान को न्यूनतम, राइट सौरभ, आई हैव टेकन योर पॉइंट, तीनों पॉइंट हमने लिया। मोहिनी मोहन मिश्रा जी और कृष्णवीर चौधरी, दोनों से मैं सवाल पूछूंगा, दोनों से आपको ऑफ कोर्स इस पर मैं लूंगा, आपसे क्लैरिफिकेशन लूंगा। बीजेपी की बात करना चाह रही हूं। No, आई विल गिव यू चांस, कांग्रेस को मैं चांस दूंगा। के शर्मा जी, बहुत लिमिटेड टाइम में तीनों को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करिएगा कि असीमित भंडारण, जो सवाल सौरभ कह रहे थे, असीमित भंडारण, क्योंकि ये बार बार शब्द आ रहा है, असीमित भंडारण की बात, एमएसपी वाली बात, और जो किसान की जमीन पर सवाल है। तीनों पॉइंट है, मैंने बहुत स्पेसिफिक कहा। जी
प्रतीक जी, सबसे पहले मैं एक छोटा कमेंट कर दूं कि जब लोगों के पास जवाब नहीं होते तो वो जो है अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए जब नकाब उतर रहे होते हैं तो ये सब प्रयोग ज्यादा हो जाते हैं। खैर, मैं धन्यवाद दूंगा सौरभ जी को कि वो अपनी वास्तविकता से बाहर आए थोड़ा सा। लेकिन अब मैं आपको प्रतीक जी बताता हूँ, ये मेरे सामने आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये आवश्यक वस्तु, अब इनको थोड़ा बंद करा दीजिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम का एक मिनट के शर्मा जी, सौरभ आपने भी कह लिया, उन्होंने भी कह दिया, दोनों ने क्लैरिफाई कर दिया। सौरभ नाउ वी कल सवाल जो कंटेंट होता है, जो कथ्य होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्यक्तिगत जीवन से या व्यक्तिगत आक्षेप से। तो के शर्मा जी, हम सीधे कंटेंट पे आएंगे। कोई बात अब सौरभ के बारे में आप नहीं कहेंगे, और सौरभ आप छोड़िए, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी उस पॉइंट को जो आप कह रहे हैं 5 पैसे वाली बात मैंने सुनी थी, वो ठीक बात नहीं है जी। अब आप सीधे आइए, डॉक्टर के शर्मा, प्लीज क्लियर द पॉइंट। मैं दिखा जी, मैं प्रतीक जी बिल्कुल आपके चैनल पे ये बिल दिखा रहा हूं, ये आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, ये आपके सामने। मैं सौरभ जी को ये कहता हूं कि आप इसमें इस बिल का मुझे वो पॉइंट बता दें, वो शब्द बता दें जहां इसमें असीमित भंडारण की बात लिखी गई। मैं इसमें एक मिनट मैं बिल पढ़ देता हूं, साहब, बकायदा आपके, और आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं बिल में क्या लिखा। सुन लीजिए, बिल की धारा नंबर 2 का पॉइंट नंबर ख, इसके अंतर्गत ये जो है स्टॉक, उसकी बात आती है स्टॉक की, और इसमें क्या कहा गया है ये भी आपको जो है प्रतीक जी समझना हो। इससे उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण व आपूर्ति की आजादी मिलेगी और बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इसमें कहीं पर भंडारण शब्द का प्रयोग ही नहीं है। और स्टॉक लिमिट की जो बात आई है, स्टॉक लिमिट क्या होता है? भंडारण ही तो होता है। स्टॉक लिमिट क्या होता है? भंडारण होता है, और क्या होता है? अरे अजीब बात कर रहे हैं, बना रहे लोगों को। स्टॉक लिमिट का मतलब क्या होता है? भंडारण। आपने जो भंडारण स्टॉक की लिमिट थी, मुझे बिल पढ़ने दीजिए, और क्या हुआ उसका बिल पढ़ने दीजिए ना। ये स्टॉक लिमिट मैंने नहीं बोला है ना, ये आप ये पहले समझे मैं क्या बोल रहा, मैं क्या मोहन मिश्रा जी, बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम। मोहनी मिश्रा जी, पॉइंट क्लियर करिए, ये वाला बात जो सौरभ ने उठाया है। मोहन मिश्रा जी, प्लीज क्लियर द पॉइंट करिए। मैं आ रहा हूं के शर्मा जी। प्रतीक जी, कोई भी कानून ना काला होता है ना सफेद होता है। सारे कानून को अध्ययन करते हुए अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो करना चाहिए, इतना विषय है। हमको जो बार कॉर्पोरेट हाउस, बड़े बड़े व्यापारी लोग आएंगे, हमको कोई भी आए, हम तो यहाँ भी बोलते हैं, कभी राहुल गांधी आ जाए, केजरीवाल जी आ जाए, कंपनी लेके आ जाए, हमको अच्छा पैसा किसानों को मिलना चाहिए। ये एक ही शर्त है उसमें जी। मोहनी मिश्रा जी, कृष्णवीर चौधरी जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। सौरभ, आपको बात कहना था, आपकी भी बात रह गई, और कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं एक बार फिर कल, मुझे ये निश्चित तौर से मैं इसी मुद्दा यही रहेगा, इसी मुद्दे पर रहेंगे, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना ही। आर पार की तैयारी, मिलते हैं वहां।